एपिसोड 166 नंगू पंगू रौनक। जिसे सुन देव घूरते हुए रौनक को देख बोला, क्यों तू ये नहीं करता? कितनी अच्छी खुशबू है, ये तो सब करते हैं। अब तू तो लड़की नहीं है जो तू छुप के करेगा। जिसे सुन रौनक घूर के देव को देख बोला, आप बिल्कुल बेशर्म हो, आप में बिल्कुल भी एथिक नहीं है। देव घूरते हुए रौनक को देख बोला, तुम छोटे से पीदी बच्चा मुझे डिसिप्लिन और एथिक सिखाएगा? फाक करने में कौन सा एथिक होता है? मुझे जरा बताना तो। तेरा बाप और मैं तो ऐसी करते हैं, और तू भी ऐसी करता है ना? कि आइंस्टीन को बुलाकर एथिक्स तरीके से करता है। बड़ा या मुझे एथिक्स सीखने वाला? तुम्हारा कोई अंकल नहीं हूँ, चाचू हूँ। चाचू बोलो। इतना के देव रौनक को अपने नीचे दबा लेता है, जिसे रौनक की चीख निकल जाती है। आह छोड़ो मुझे, पहले रिक्वेस्ट करते हुए चाचू बोलो मुझे। जिसे सुन रौनक का मुंह बन जाता है। रौनक मुंह बनाते हुए धीरे से बोल, चाचू। जिसे सुन देव अनजान बनते हुए बोला, क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया? जिसे देख रौनक गुस्सा करते हुए बोला, आप नाटक कर रहे हैं, आपने सब सुना। तभी देव रौनक घूरते हुए बोला, मैंने कहा ना मैं नहीं सुना, तुम अपने चाचू से जवान लड़ाओगे। देव को थोड़ा सख्त होता देख रोहन डर जाता है, सॉरी चाचू। रौनक को खुद से डरता देख देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके गालों को खींच चूमते हुए बोला, अरे छोटा पैकेट, तुम तो बहुत जल्दी डर गए, जबकि हमें तो आज किसी और को डरना है, और तुम ही डरोगे तो फिर हम दोनों उन्हें कैसे डराएंगे? अब रौनक भी देव के साथ कंफर्टेबल हो। देव को नासमझी से देख बोला, किसे डरना है चाचू? जिसे सुन देव कुछ सोचते हुए मुस्कुरा के बोला, मेरी सास को आज अपने होने वाले ससुराल जाके धमाल मचाना है। वही रौनक कंफ्यूज हो देव को देख बोला, ये सास क्या होती है और ससुराल, व्हाट इज दिस? जिसे सुन देव अपने नीचे दबे रौनक को देखा, जो कंफ्यूजन से उसे देख रहा था। तभी देव रौनक को उठाते हुए बोला, उसके लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम जब बड़े हो जाओगे और अपनी पसंद की लड़की से शादी करोगे तब पता चलेगा, इसके लिए बहुत समय है। अभी तो हमें नहा के अच्छे से तैयार हो, हमारे ससुराल के लिए निकालना है, जिससे अपनी होने वाली बच्चों की माँ को अपने हैंडसम चर्म दिखा पागल कर सको। वैसे तुम्हारी चाची मुझ पर जल्दी फिदा भी नहीं होती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वही रौनक की तो सिर के ऊपर से देव की सारी बातें जा रही थी। वह कंफ्यूज हो देव को देख रहा था। वही देव रौनक को अपनी गोद में लिए बाथरूम में चला जाता है। वही रोहन के कंपनी में नजा अपनी बेटे को देखने के लिए राठौर विला आ चुका था। रोही बताया था कि एक बार रौनक उसे ढूंढने के लिए घर से भाग गया था, जिसे उसका दिल अपने बेटे के दीदार के लिए तलब सा उठा था। लेकिन तभी वह रौनक के रूम में आता है। उसकी नज़र सामने बेड पर चली जाती है, लेकिन उसकी आंखें सर्द हो जाती है, क्योंकि रौनक बेड पर नहीं था। वह कहाँ चला गया? कहीं वो अपनी माँ ढूंढने के लिए यहाँ से भाग तो नहीं गया? ऐसा नहीं। वह तुरंत सर्द आवाज में चीख, रूपेश। वही 40 साल के आसपास का आदमी दौड़ता हुआ रोहन के सामने आ अपना सर डर से नीचे किए कपते हुए खड़ा था। तभी रोहन अपनी सर्द आवाज में बोला, मेरा बेटा कहाँ है? जिसे सुन रूपेश बेड की ओर देख हैरान हो बोल, साहब बाबा तो यही थे, मैं सुबह देख कर गया था, वह देव साहब के साथ सो रहे। वह इतना ही बोल पाया था कि बाथरूम का दरवाजा खुला। तभी रोहन की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि रौनक अपने टॉवल को संभालते हुए रोते हुए बाथरूम से भागता हुआ बाहर आ रहा था। वही देव अपने टॉवल को ढंग से बांधकर मुस्कुराते हुए वॉशरूम से बाहर आया। तभी रौनक सीधी रोहन से जा टकरा है। वो गिरने को होता है। तभी रोहन उसे संभाल अपने गोद में उठा लेते हैं। अपने पापा को देख रोता हुआ रौनक खुश हो बोला, पापा। अपने बच्चे को रोता देख रोहन की पकड़ अपने बेटे पर मजबूत हो जाती है। वो उसके गालों को चूम उसके आंसू पोंछ बोला, क्या हुआ बच्चा आपको? आप किस तरह भाग रहे थे? अभी आपको लग जाती है ना? जिसे सुन रौनक रोते हुए रोहन को देख बोला, ए पापा चाचू गंदे। वही रौनक को इतना बुरे तरीके से रोता देख रोहन उसे शांत करते हुए बोला, चुप हो जाओ बच्चा, बताओ, रोना बंद कर पहले बताओ चाचू ने आपके साथ क्या? इतना कह वो रोहन को घूरा जो अपने बाल को मिरर में देख सेट कर रहा था। बिना कपड़ों के नहाया और मेरी टॉवल भी खींच दी और मुझे इस तरह देख लिया। और आपको पता है कि आज हमारे बेड पर आपकी जगह पर सो रहे थे, और इन्होंने फिर गंदी गंदी बदबू भी छोड़ी। ये बोलते वक्त रौनक अपनी नाक सिकुड़ लेता है। वही रोहन कभी रौनक को तो कभी देव को बुरी तरह घूर के देखा है, तो वही रूपेश की तो हंसी छूट जाती है। तभी रोहन उसे घूर के देखा
जिसे देख रमेश तुरंत वहां से भाग जाता है। तभी देव वहां पर आते हुए रौनक के बाल बिगाड़ बोल, छोटा पैकेट क्या शिकायत कर रहे हो मेरे भाई से? तुम चाहे जितनी भी शिकायत कर लो, मेरा भाई सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। वही देव को अपने सामने देख रौनक मुंह बनाते हुए रोहन के सीने में घुस जाता है। वही रोहन देव को घूरते हुए बोला, ये क्या हरकत है, तुम बच्चे के साथ और भी ज्यादा बचकानी हरकत कर रहे हो। जिसे देव मुंह बनाते हुए बोला, अब इसमें कौन सी बचकानी बात है, ये तो नेचुरल है। और क्या आपके में से गुलाब की खुशबू आती है? और कपड़े पहन के कौन नहाता है? वी आर बॉयज, हमें एक दूसरे से क्या शर्म। जिसे सुन रोहन देव को बुरी तरह घूर के देख रहा था। हाँ, पर मैंने शॉर्ट पहनी थी, अब ये तो बच्चा है, इसे क्या शर्म। तभी रौनक अपना चेहरा रोहन के सीने से निकाल बोला, पापा आपको एक और बात पता है? चाचू ना किसी सास और चाची की बात कर रहे थे, जहां आज हम। वो इसे ज्यादा बोल पाता देव तुरंत झपट रौनक को रोहन की गोद से छीन उसका मुंह बंद करते हुए बोला, कुछ नहीं भाई। वही रौनक खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। इसी चलते में रौनक की टॉवल खुला फ्लो पर गिर जाती है। जिसे देख रौनक चिल्लाते हुए मछली की तरह देव की गोद में छटपटाया, छोड़ो छोड़ो मेरा टॉवल चाचू। तभी देव रौनक के कान में जा बोला, छोटा पैकेट तुम कुछ ज्यादा ही मेरे भाई को मेरी चुगली कर रहे हो। अगर इससे ज्यादा किया तो तुम्हारे लिए बुरा होगा, और फिर तुम्हें मैं इसी तरह नंगू पुंगू अपने ससुराल ले जाऊंगा। बिना कपड़ों के तुम्हें सब इसी तरह देखेंगे। जिसे सुन रौनक की आंखें बड़ी हो जाती है, अपना चेहरा डर से ना में हिला देता है। वही रोहन दोनों को देखा जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, और आज दोनों इस तरह चिपके हैं। तभी रौनक और देव को एहसास होता है, कोई उन्हें बुरी तरह घूर के देख रहा है। जिसे जान दोनों सामने नजर करके देखते हैं, तो वही रोहन उन्हें घूरते हुए बोला, ये तुम दोनों में क्या बातें चल रही है? जिसे सुन देव रौनक अपना चेहरा डर से ना हिला बोला, कुछ नहीं। तभी रोहन देव को देख बोला, और तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो और नहीं कंपनी में आ रहे हो, अब तुम वाइस डायरेक्ट बन चुके हो, जिम्मेदारी लो। जिसे सुन देव अपना चेहरा हम हिला बोला, जी भाई। तभी रोहन सीरियस हो बोला, और उस लड़की का मैटर जो भी है उसे जल्दी शॉर्ट आउट करो। अगर उसके घर वाले तैयार है, मैं तुम्हारी बात करता हूँ, उसके घर वालों से मैं जा बात करूंगा। अगर वह लड़की तैयार नहीं होगी तो फिर तुम उस लड़की को परेशान नहीं करोगे। जिसे सुन शरीफ बन देव अपने भाई को देखा। तभी देव की नज़र रोहन के चेहरे और नेक पर चली जाती है, जहां नाखून के निशान थे। तभी देव ने अपने भाई की टंग खींचते हुए बोला, भाई आपके गाल और चेहरे पर निशान कैसे हैं? कहीं किसी जंगली बिल्ली ने तो आप पर हमला नहीं कर दिया? जिसे सुन रोहन घूर के देव को देखा। जिसे देख देव ने अपनी बत्तीसी दिखा दिया। रोहन वहां से जाते हुए बोला, तुम दोनों कोई भी लड़ाई नहीं करोगे, मुझे इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के इंडस्ट्री जाना है, रात को लेट हो जाएगी। और वैसे भी कबीर बॉस के इंडस्ट्री संभाल छोड़ अपने डैड को कपूर इंडस्ट्री संभाल रहे हैं। शादी की वजह से वो इस कंपनी ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे ही अभी के इंडस्ट्री संभालना पड़ रहा है। तो तुम अपना ध्यान यहाँ वहाँ लगाने से ज्यादा कंपनी आना चालू कर दो। वही रोहन जा चुका था। जिसे देख देव रौनक को घूर बोला, दगाबाज छोटा पैकेट तुम। जिसे सुन रौनक अपना दांत दिखा दिए। सिंघानिया विला आयशा का रूम। आयशा की नींद खुलने सी लगी थी। वह पलट बेड पर अपने हाथ सहलाते हुए किसी को ढूंढती है। तभी उसकी आंखें खुल जाती, अपने सामने देखती है जहां इस वक्त कबीर नहीं था। वो कुछ पल शांति से सीलिंग को देखती है। तभी उसकी नज़र खुद पर जाती है, जहां उसने इस वक्त एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी, जबकि रात में उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। यह जरूर उसे कबीर ने पहनाया है। तभी उसे रात की अपने पापा और कबीर के बीच की बातें और कबीर की हरकत याद आ जाती है। जिसे सोच उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते। वह खुद के आंसू को पोंछ ज्यादा नहीं सोचना चाहती थी। उसके हाथ खुद अपने पेट पर ले जा सहलाते हुए बोली, बेबी आपकी मम्मा आपके पापा को बहुत ज्यादा चाहती है। उनकी बुराइयां जान भी मेरा प्यार उनके लिए कम नहीं हो पा रहा। मैं उन बुराइयों में भी आपके पापा की अच्छाई ही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। बस आपके पापा गलत ना हो बेबी। इतना कि वह बेड से उतरने को होती है, लेकिन उसे हल्का चक्कर साथ है। उसका अचानक से अपना जी मचलता हुआ महसूस होता है। वह तुरंत बेड से उतर वॉशरूम की ओर भाग वॉश बेसिन में जा उल्टियां कर रही थी। यह उसका रोज का था। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी की वजह से उसे सुबह उल्टी होने लगी थी। आयशा अपना फेस वॉश कर मुंह पोंछ रूम में आती है।
वह नाइट स्टैंड से अपने फ़ोन को उठाने को होती है। फ़ोन के नीचे रखे नोट पर जाती है। वह पढ़ती है। जिसे उठा वह पढ़ती है। वह हैंडराइटिंग देख तुरंत जान जाती है। ये किसने लिखा है? ये कबीर की हैंडराइटिंग थी, जिसमें लिखा हुआ था, प्रिंसेस शाम को तैयार रहना, हम शादी की शॉपिंग के साथ में करने जाएंगे। एपिसोड 167। कबीर की रफनेस। इतना कि वह बेड से उतरने को होती है, लेकिन उसे हल्का चक्कर साथ है। उसका अचानक से अपना जी मचलता हुआ महसूस होता है। वह तुरंत बेड से उतर वॉशरूम की ओर भाग वॉश बेसिन में जा उल्टियां कर रही थी। यह उसका रोज का था। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी की वजह से उसे सुबह उल्टी होने लगी थी। आयशा अपना फेस वॉश कर मुंह पोंछ रूम में आती है। वह नाइट स्टैंड से अपने फ़ोन को उठाने को होती है। फ़ोन के नीचे रखे नोट पर जाती है। वह पढ़ती है। जिसे उठा वह पढ़ती है। वह हैंडराइटिंग देख तुरंत जान जाती है। ये किसने लिखा है? ये कबीर की हैंडराइटिंग थी, जिसमें लिखा हुआ था, प्रिंसेस शाम को तैयार रहना, हम शादी की शॉपिंग के साथ में करने जाएंगे। दोपहर 3 बजे का वक्त। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। आयशा, सोना और छवि के साथ कॉलेज गेट के बाहर आ रही थी। तभी उन्हें कॉलेज के बाहर एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी दिखी। तभी लैम्बोर्गिनी का डोर ऊपर की ओर खुलता है। तभी कबीर आयशा को ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ दिखता है। कम फास्ट प्रिंसेस, कबीर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला। वही सारे स्टूडेंट उस कार के आसपास ही घूमते हुए देख रहे थे। वही सोना और छवि आयशा के कंधों पर मारते हुए बोली, ओहो, तूने बताया नहीं, तेरा आशु आज तुझे लेने आने वाला था। वही आयशा आज पहली बार बिना किसी इमोशन के कार में बैठी कबीर को देख रही थी। वही एक गार्ड आयशा को बोला, मैम आपको बॉस बुला रहे हैं। वही आयशा को कहीं खोया हुआ देखा सोना बोली, आयशा, कबीर भाई तुझे बुला रहे हैं। जिसे सुन आयशा होश में आती है। वह सोना को देख बोली, नहीं, मुझे आज आशु के साथ नहीं जाना, मैं आज तेरे साथ जाऊंगी। इतना कह कबीर इग्नोर कर आगे की ओर बढ़ जाती है। वही गार्ड आयशा को ऐसे जाते हुए देख डरते हुए एक नज़र कबीर को देखा और फिर आयशा वही कबीर की पकड़ कर स्टीयरिंग व्हील पर काश जाती है। वो अपने दांत पीस बोला, प्रिंसेस तुम ऐसे काम क्यों करती हो, जिससे मैं तुम्हें हाथ करूं। वही आयशा कुछ दूर ही चल पाई थी, तभी उसकी चीख निकल जाती है। वही कबीर बिना किसी इमोशन के आयशा को अपनी गोद में लिए कार में जा आयशा को ड्राइविंग सीट पर जबरदस्ती बैठाता है। जिसे देख आयशा चिल्लाते हुए छटपटा बोली, छोड़ो आंसू, क्या कर रहे हो। वही कबीर उसे अपनी जलती हुई नज़रों से देख उसे सीट बेल्ट लगा ड्राइविंग सीट पर आकर फुल स्पीड में वहां से भागा देता है। वही कार की रफ्तार इतनी तेज देख आयशा अपनी पकड़ सीट पर कसते हुए कबीर से बोली, आशु क्या कर रहे हो, डर लग रहा है। लेकिन कबीर बिना आयशा की बात सुनकर कार उसी तरह स्पीड में ड्राइव कर रहा था। आयशा घबराते हुए बोली, आशु स्टॉप दिस, का मुझे डर लग रहा है। तभी कबीर एक हाथ से कार ड्राइव करते हुए अपना दूसरा हाथ आयशा के थाई पर रख ऊपर की ओर फ्रॉक के अंदर ले उसे मसलने लगा, जैसे उसे सजा दे रहा हो, जिससे आयशा की आंखें बड़ी हो जाती है। वह अपनी पकड़ सीट पर कसते हुए दूसरे हाथ से कबीर का हाथ पकड़ रोकने की कोशिश कर रिक्वेस्ट भरी नजरों से कबीर को देख अपना चेहरा ना में हिलाई, लेकिन कबीर को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। वो अपने लाल आंखों से देखते हुए अपनी हरकतें बड़ा कार को ड्राइव कर था, जिससे आयशा अपनी सिसकरी को रोकने के लिए अपने दांतों तले होठ को काट रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कबीर की रिफनेस की वजह से आयशा के होठों से आहे के साथ उसकी आंखों से आंसू की बूंद बह जाती है। कुछ वक्त बाद कबीर की कार दिल्ली के सबसे बड़े मौलाक माल के आगे रुकती है। कबीर अपने हाथों को टिश्यू से पोंछ सेक्टिफेक्शन देखा अपनी तरफ का दूर खोल आयशा की तरफ आता है, जो इस वक्त कार की सीट बुरी तरह चिपक गहरी सांस लेते हुए बैठी थी। आयशा का दूध सा गोरा चेहरा लाल हो चुका था, जिस पे पसीने की बूंद उभर उसे लुभावनी दिखा रही थी। कबीर को अपने सामने देख उसकी आंखें लाल हो जाती है, लेकिन कबीर बिना किसी इमोशन के फ्रॉक को ठीक कर उसे अपनी गोद में उठाए मॉल के अंदर बढ़ जाता है। साथ उसके गार्ड भी पीछे चल देते हैं। वही मॉल का मैनेजर कबीर के स्वागत लिए सामने खड़ा था। वही कबीर उन सबको इग्नोर कर क्लॉथ सेशन की ओर बढ़ देता है। वही गोद में छटपटाते हुए आयशा कबीर के सीने पर मुका मार बोली, आशु छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारे कहीं नहीं जाना। लेकिन कबीर बिन आयशा की ओर देख अपने कदम क्लॉथ सेंसन की ओर बढ़ा रहा था। कुछ देर बाद कबीर किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। वही उसी के बाजू में आयशा भी बैठी हुई थी। वही स्टो की फीमेल वर्कर आयशा को हर एक तरीके का ब्राइडल लहंगा दिखा रही थी। सोना कॉलेज से घर आ चुकी थी।
जैसे ही वो हॉल में एंटर करती है और सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि देव सोफे पर आराम से किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वही देव की बाजू में देव के जैसा आउटफिट पहना हुआ 9 साल का एक बच्चा था, जो देव के जैसा ही एटीट्यूड लिए अपने हाथों को क्रॉस किया सोफे पर बैठा हुआ था। दोनों ही सोनम जी को घूर रहे थे। सोनम जी गुस्से और परेशानी से दोनों को देख रही थी। तभी उनकी नजर आती हुए सोना पर गई। वो गुस्से से सोना की तरफ अपने कदम बढ़ा बोली, सोना यह क्या है और यह क्या कह कर रहा है। वही सोना हैरान हो कभी देव को देखती तो कभी माँ को। एपिसोड 168 देव का बेधड़क सोना को किस करना, जिससे हुई सोनम जी शॉक। वही कबीर उन सबको इग्नोर कर क्लॉथ सेशन की ओर बढ़ देता है। वही गोद में छटपटाते हुए आयशा कबीर के सीने पर मुका मार बोली, आशु छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, मुझे तुम्हारे कहीं नहीं जाना। लेकिन कबीर बिन आयशा की ओर देख अपने कदम क्लॉथ सेंसन की ओर बढ़ा रहा था। कुछ देर बाद कबीर किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। वही उसी के बाजू में आयशा भी बैठी हुई थी। वही स्टो की फीमेल वर्कर आयशा को हर एक तरीके का ब्राइडल लहंगा दिखा रही थी। सोना कॉलेज से घर आ चुकी थी। जैसे ही वो हॉल में एंटर करती है और सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि देव सोफे पर आराम से किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। वही देव की बाजू में देव के जैसा आउटफिट पहना हुआ 9 साल का एक बच्चा था, जो देव के जैसा ही एटीट्यूड लिए अपने हाथों को क्रॉस किया सोफे पर बैठा हुआ था। दोनों ही सोनम जी को घूर रहे थे। सोनम जी गुस्से और परेशानी से दोनों को देख रही थी। तभी उनकी नजर आती हुए सोना पर गई। वो गुस्से से सोना की तरफ अपने कदम बढ़ा बोली, सोना यह क्या है और यह क्या कह कर रहा है। वही सोना हैरान हो कभी देव को देखती तो कभी माँ को। तभी सोनम जी सोना के पास आकर बोली, सोना ये यहाँ क्या कर रहे हैं और इसे जल्दी से यहाँ से भगाओ। तुम्हारे पापा के आने से पहले मैं उनके सामने कोई तमाशा नहीं चाहती। जिसे सुन सोना डरते हुए अपनी माँ को देखी। वो अपना चेहरा हम में हिला। तभी वहां पर देव आता है और सोना को देखते हुए बोला, अरे वाह क्यूटी पाई, तुम आ गई, चलो अच्छा है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इतना कह वो सोना के पास जा उसके कमर पर हाथ डाल उसे अपने करीब करता है, जिसे सोना की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। जिसे देख देव सोना के चेहरे के करीब झुक उसके होठों के खिलाफ बोला, छोटा पैकेट, अपनी आंखें बंद कर लो। जी से सुन रौनक जो सोफे पर आराम से बैठा हुआ था, वो अपनी आंखें अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से बंद कर लेता है। तभी देव अपने सख्त होठ सोना के सॉफ्ट होठों से मिला देता है, जिसे महसूस कर सोना की आंखें और भी बड़ी हो जाती है। वही सोनम जी भी ये देख शौक हो जाती हैं। वही देव बेशर्म हो सोना को किस कर रहा था। उसने तो सोनम जी को दिखाने के लिए किस किया था कि सोना सिर्फ उसकी है, लेकिन सोना के मीठे होठ पा वो उसमें खोसा गया था। तभी सोनम जी को होश में आती है और वह चीखते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है। जिससे सुन सोना होश में आती है और वो तुरंत देव को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, जिसे देव न खुश हो जाता है, लेकिन वो सोना के होठों को लास्ट स्मूच के साथ छोड़ देता है। तभी सोनम जी गुस्से से देव की तरफ बढ़ जैसे ही हाथ उठा देव को थप्पड़ मारने को होती है, वैसे ही सोना उनके बीच आ जाती है, जिसे सोनम जी का थप्पड़ सोना के चेहरे में लगने का होता है, लेकिन देव ने उनके हाथों को उसी वक्त पकड़ लिया था। वही सोना अपनी आंखें डर से बंद किए हुए थी। वही सोनम जी अपना हाथ देव के मजबूत हाथों से छुड़ाते हुए बोली, छोड़ मेरा हाथ बदतमीज इंसान। तभी देव सोनम जी का हाथ छोड़ देता है। सोनम जी अपने हाथ को देखते हुए बोली, तुम बदतमीज इंसान, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कोई तमीज नहीं सिखाई, कैसे बड़ों के सामने पेश आते हैं। जी से सुन देव की आंखें तुरंत लाल हो जाती है। वह अपने हाथों की मुट्ठी कस गुस्से से सोनम जी को घूर के देख रहा था। वही सोनम जी की बातें सुन सोना भी अपनी आंखें खोल देती है। उसे अच्छे से पता था देव के माँ बाप उसे बचपन में छोड़कर चले गए थे, जिसके लिए वह काफी सेंसिटिव था। तभी सोना अपनी माँ को देख बोली, माँ आप क्या बोल रही है। इतना कह सोना परेशान हो पीछे मुड़ी देव को देखी, जहाँ देव अपनी हाथों की मुट्ठी कस गुस्से को कंट्रोल कर खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। वही सोनम जी सोना को ऐसा बोलता देख और देव को फिकर देख सोना को डांटते हुए बोली, मैंने तुझे रात को ही बोला था इस इंसान से दूर रहना, ये सिर्फ तेरा फायदा उठाना चाहता है। कल कैसे ये दूसरी लड़कियों से चिपक डांस कर रहा था और तू यहाँ अकेले रूम में उसके लिए रो रही थी। मैं इन लड़कों को अच्छे से जानती हूँ,
इनकी यही फितरत होती है। वही सोना अपनी माँ की बातें सुन उसे कल रात पार्टी वाला मंजर याद आ जाता है। कैसे देव उसे इग्नोर कर दूसरी लड़की के साथ चिपका हुआ था, जिससे वह देव से 2 कदम दूर हो जाती है, जिसे देख देव की आईब्रो सिकुड़ जाती है। तभी देव पीछे से सोने की कमर पकड़ बोला, आपने सही कहा, मैं तो अपनी क्यूटी पाई का फायदा उठाना चाहता हूँ। जिसे सुन की आंखें बड़ी हो जाती है, साथ ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी देव उसके और करीब जा बोला, मैं तो इसी तरह अपनी क्यूटी पाई का फायदा पूरी उम्र भर उठाना चाहता हूँ। इतना कह देव सोना की कमर पकड़ उसे अपने साथ सोफे की तरफ ले जाता है। सोना को सोफे पर बैठा खुद उसके बाजू में बैठ जाता है। वही देव के बाजू में बैठा रौनक अपनी आंखों को ढके हुए बैठा था, जिसे देख देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मेरा बेटा बिल्कुल समझदार है। वही देव के सामने बैठी हुई सोना हैरानी से कभी देव को देखती तो कभी रौनक को देखती। वह खुद में ही बोली, क्या ये सही में इनका बेटा है? क्या ये मुझे धोखाशाही में दे रहे थे? वही सोना को इस तरह हैरानों खुद में बातें करता देख उसके चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कुराहट आ जाती है। वह जान गया था सोना क्या सोच रही है। तभी वो सोना की कमर को पकड़ अपने एकदम करीब कर उसके कान के करीब जा बोला, क्यूटी पाई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा सिर्फ तुम्हारे से ही पैदा होगा। ये तो मेरे भाई का है, तो हुआ ना मेरा बेटा। तब तक के लिए हमें इससे काम चलाना पड़ेगा, लेकिन मुझे अब और वेट नहीं करना। जिसे सुन सोना का चेहरा शर्म से जलने लगता है। तभी सोनम जी वहां पर गुस्से से आती है और देव और सोना को उस तरह देख सोना को चिल्लाते हुए बोली, सुना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं? इसे यहाँ से तुरंत भागाओ। तुम्हारे पापा के आने से पहले मैं यहाँ कोई भी तमाशा नहीं चाहती। जी से सुन सोना डरते हुए अपनी माँ को देख वह डरते हुए देव से दूर होने की कोशिश करती है। तभी देव उसका हाथ पकड़ लेता है। इस वक्त आयशा चेंजिंग रूम में डार्क मेहरून कलर का लहंगा ट्राई कर रही थी। वह इस वक्त बड़े से मिरर के सामने खड़ी थी। उसने नीचे का लहंगा पहना हुआ था, ऊपर का ब्लाउज उसने कैरी तो किया था, लेकिन पीछे से उसकी डोरी और हुक को नहीं लग पा रही थी। वही वह लहंगा आयशा के दूध से गोरे बदन पर उभर के दिख रहा था, जिसमें आयशा की खूबसूरती पे 4 चांद लग रही थी। आयशा ब्लाउज की डोरी को पकड़े हुई झाला के देख बोली, आह, ये स्टूपिड हुक लग नहीं रहा। इतना कह वो गुस्से से इरिटेट हो छोड़ देती है। वह खुद से बोली, अब मैं किस बुलाऊं? तभी क्लोजेट रूम का दरवाजा खुलता है, जिससे आयशा हैरान हो जाती है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने कबीर था। वही कबीर आयशा को उस मेहरून लहंगे में देख अपनी जगह रुक कुछ पल के लिए उसके चेहरे के भाव शून्य हो जाते हैं। वो उसे ऊपर से नीचे अपनी इंटेंस नज़रों देख रहा था। तभी उसकी नज़र आयशा की गोरी खुली हुई पीठ पर चली जाती है, जहां आयशा अपनी डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसके ब्लाउज के हुक भी खुले हुए थे, जिसे देख कबीर अपने कदम आयशा की ओर बढ़ा देता है। वही आयशा कबीर को चेंजिंग रूम में देख घबराते हुए बोली, आशु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना कह वह खुद को ढकने की कोशिश करती है। वही कबीर अपनी जगह पर न रुक अपने कदम आयशा की ओर बढ़ा रहा था। वही आयशा धीरे धीरे पीछे की ओर खींचते हुए मिरर वॉल से जा टकराती है। तभी कबीर उसके एकदम करीब आ अपने दोनों हाथों से आयशा के आजू बाजू रख अपने मजबूत बाहों के घेरों में घेर लेता है। एपिसोड 169 हॉट और टेम्पटिंग लग रही हो। वही सोना को इस तरह हैरानों खुद में बातें करता देख उसके चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कुराहट आ जाती है। वह जान गया था सोना क्या सोच रही है। तभी वो सोना की कमर को पकड़ अपने एकदम करीब कर उसके कान के करीब जा बोला, क्यूटी पाई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा बच्चा सिर्फ तुम्हारे से ही पैदा होगा। ये तो मेरे भाई का है, तो हुआ ना मेरा बेटा। तब तक के लिए हमें इससे काम चलाना पड़ेगा, लेकिन मुझे अब और वेट नहीं करना। जिसे सुन सोना का चेहरा शर्म से जलने लगता है। तभी सोनम जी वहां पर गुस्से से आती है और देव और सोना को उस तरह देख सोना को चिल्लाते हुए बोली, सुना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं? इसे यहाँ से तुरंत भागाओ। तुम्हारे पापा के आने से पहले मैं यहाँ कोई भी तमाशा नहीं चाहती। जी से सुन सोना डरते हुए अपनी माँ को देख वह डरते हुए देव से दूर होने की कोशिश करती है। तभी देव उसका हाथ पकड़ लेता है। क्यूटी पाई, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तो सबसे ज्यादा जरूरत है, और सासू माँ ससुर जी को आने दीजिए, उनकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है हमें। जिसे सुन सोनम जी गुस्से से देव को देखी। देव उसी आगे बोला, आखिर शादी के बाद भी तो मुझे उनसे ही तो करनी है।
जी से सुन सोनम जी और सोना दोनों आंखें बड़ी कर देव को देखी। तभी देव आगे बोला, आखिर अगर हमने शादी नहीं की तो क्या पता मैं शादी से पहले बाप बन जाऊं। और आप नानी, फिर दुनिया क्या कहेगी सासू माँ। जी से सुन सोनम जी देव को देख गुस्से से बोली, क्या बकवास कर रहे हो, निकलो मेरे घर से। क्या आपको बताया नहीं क्यूटी पाई ने हमारा रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है। क्यों क्यूटी पाई तुमने बताया नहीं, इतना कह देव आई ब्लिंक कर सोना को देखा। वही सोना डरते हुए देव को देख अपना चेहरा ना में हिलाई। जी से देख सोनम जी गुस्से से बोली, सोना ये क्या बकवास कर रहा है, मेरी होने वाली सासू मॉम आपको बताने की क्या जरूरत। क्यूटी पाई क्या बताए नहीं आप हमारे बीच, वो आप समझ रहे होंगे हमारे बीच। ये कहते वक्त देव शर्मा आगे बोला, मैं यह नहीं बता सकता यहाँ पर मेरा बेटा, मतलब मेरा भाई का बेटा बैठा हुआ है। इतना कह वो रौनक को अपनी गोद में लेता है। फिर रौनक को सोना से मिलते हुए बोला, छोटा पैकेट अपनी चाची से बोलो हाय बेटा। जिसे सुन रौनक सोना को देखते हुए अपने हाथ हिलाते हुए बोला, हाय मेरा नाम रौनक है। तभी देव सीरियस हो आगे बोला, सासू माँ अगर कल मेरे भाई क्यूटी पाई के लिए तो आपको ज्यादा ना नूकोर मत करेगा, वरना आप जानती हो। इतना कह वह रौनक अपनी गोद में लिए वहां से उठ सोना के माथे पर बिंदास चूमते हुए बोला, रात में मिलते हैं क्यूटी पाई। वही सोना जाते हुए देव को देख फिर अपनी माँ को डरते हुए देख बोली, माँ मुझे वो जो कह रहे थे वह सच नहीं। तभी सोनम जी गुस्से से सोना के चेहरे पर थप्पड़ मार बोली, बिल्कुल चुप, मैंने तुझे कल पूछा था। तभी सोना रोते हुए हकला बोली, माँ मैं सच बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन सोनम जी गुस्से से वहां से चली जा चुकी थी। इस वक्त आयशा चेंजिंग रूम में डार्क मेहरून कलर का लहंगा ट्राई कर रही थी। वह इस वक्त बड़े से मिरर के सामने खड़ी थी। उसने नीचे का लहंगा पहना हुआ था, ऊपर का ब्लाउज उसने कैरी तो किया था, लेकिन पीछे से उसकी डोरी और हुक को नहीं लग पा रही थी। वही वह लहंगा आयशा के दूध से गोरे बदन पर उभर के दिख रहा था, जिसमें आयशा की खूबसूरती पे चार चांद लग रही थी। आयशा ब्लाउज की डोरी को पकड़े हुई झाला के देख बोली, आह ये स्टूपिड हुक लग नहीं रहा। इतना कह वो गुस्से से इरिटेट हो छोड़ देती है। वह खुद से बोली, अब मैं किस बुलाऊं। तभी क्लोजेट रूम का दरवाजा खुलता है, जिससे आयशा हैरान हो जाती है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है, जिसे देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने कबीर था। वही कबीर आयशा को उस मेहरून लहंगे में देख अपनी जगह रुक कुछ पल के लिए उसके चेहरे के भाव शून्य हो जाते हैं। वो उसे ऊपर से नीचे अपनी इंटेंस नज़रों देख रहा था। तभी उसकी नज़र आयशा की गोरी खुली हुई पीठ पर चली जाती है, जहां आयशा अपनी डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी। साथ ही उसके ब्लाउज के हुक भी खुले हुए थे, जिसे देख कबीर अपने कदम आयशा की ओर बढ़ा देता है। वही आयशा कबीर को चेंजिंग रूम में देख घबराते हुए बोली, आशु तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतना कह वह खुद को ढकने की कोशिश करती है। वही कबीर अपनी जगह पर न रुक अपने कदम आयशा की ओर बढ़ा रहा था। वही आयशा धीरे धीरे पीछे की ओर खींचते हुए मिरर वॉल से जा टकराती है। तभी कबीर उसके एकदम करीब आ अपने दोनों हाथों से आयशा के आजू बाजू रख अपने मजबूत बाहों के घेरों में घेर लेता है। खुद को कबीर की गिरफ्त में कैद महसूस कर आयशा हकलाते हुए बोली, आशु ये तुम क्या कर रहे हो, हम चेंजिंग रूम में है प्लीज। लेकिन कबीर उतना ही उसके चेहरे के करीब आ अपनी कर्कश आवाज में बोला, प्रिंसेस तुम इतनी ज्यादा हॉट और टेम्पटिंग लग रही हो, जिससे मैं अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। मैं तुम्हें अपनी वेडिंग की फर्स्ट नाइट से पहले अभी पूरी तरह पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने नीचे बेड पर चाहता हूँ। वही कबीर की इतनी इंटेंस बातें सुन आयशा का पूरा चेहरा शर्म से जल उठता है। वह अपनी पाल के नीचे झुका अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। आशु प्लीज यहाँ से जाओ मुझे प्लीज। वह इतना ही बोल पाई थी। तभी कबीर अपने होंठ उसके मुलायम गालों पर रख रब करते हुए मदहोशी में बोला, प्रिंसेस मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह खाना चाहता हूँ। इतना कि वह अपने हाथ आयशा की खुली हुई बैक पर रख चलाने लगता है, जिसे महसूस कर आयशा का पूरा शरीर कांप जाता है। वो कबीर के कोट को अपने हाथों की मुट्ठी में भर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। तभी कबीर मिरर में आयशा की खुली हुई बैक को देख उसके दोनों डोरियों को पकड़ बांधते हुए उसकी ब्लाउज का हुक को लगा देता है। वही आयशा कबीर के टच को महसूस कर सिहरते हुए कबीर के सीने में घुसते हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी। कबीर का टच ही काफी था आयशा को बहकाने के लिए। तभी कबीर उसके कान में जा उसकी येलो को बाइट करते हुए डीप वॉइस में बोला, प्रिंसेस इस तरह अपनी सांसें मुझ पर मत निछावर करो, वरना मैं तुम्हारे लिए पागल हो जाऊंगा।
फिर तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। जिसे सुन आयशा अपना चेहरा ऊपर उठा कबीर को देखी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। कबीर अपने हाथ आयशा के लहंगे में खुली हुए कमर पर रख सहला हुए ऊपर और पीठ पर ले जा सेंसुली चलाते हुए उसे अचानक से पलट देता है, जिससे आयशा सीधा घूमते हुए कबीर के सख्त सीने से उसकी पीठ जा लगती है। इस वक्त दोनों अक्स मिरर में दिख रहा था। कबीर इंटेंशनली मिरर में आयशा को देख रहा था, वही आयशा मिरर में कबीर को देखा। उसकी नज़रों की तपिश को अपने ऊपर महसूस कर वह रजिस्ट नहीं कर पाती। वह तुरंत अपनी आंखें नीचे कर लेती है। वही कबीर जी एकटक आयशा को देखते हुए अपने हाथ उसके पेट पर रख सहलते हुए उसके कानों में अपनी गर्म सांसें कर हल्का हल्का लिखकर बोला, प्रिंसेस मैं सिर्फ इस वक्त खुद कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन हमारी वेडिंग की फर्स्ट नाइट तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल होने वाली है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसे सुन आयशा तुरंत पीछे पलट कबीर के सीने में घुस जाती है। उसकी कान गाल इस वक्त पूरे लाल हो चुके थे। वह कबीर की ऐसी बातें सह नहीं कर पा रही थी। जिसे देखा कबीर अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है। कबीर आयशा की खुली हुई बैक में अपने हाथ चल रहा था। कुछ देर बाद रोहन की कार एक जोरदार ब्रेक के साथ रोही के फ्लैट के आगे रुकती है। रोहन गुस्से से कार का दरवाजा खोल रोही के फ्लैट की ओर बढ़ जाता है। वह सीध से हो जैसे ही उसकी फ्लैट के सामने जाता है तो उसकी आंखें सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें सख्त हो जाती है। वही दूसरी तरफ के अंपायर में रोहन मीटिंग अटेंड कर रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, लेकिन वह इग्नोर कर देता है। आधे घंटे बाद रोहन केबिन में जाता है, तब उसका फ़ोन दोबारा रिंग करता है। जिसे देख रोहन फ़ोन को पिक करता है। तभी दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बोला जाता है जिसे रोहन की पकड़ फ़ोन पर कस जाती है। वह फ़ोन को पटक बोला, इस लड़की की इतनी हिम्मत जो मुझे छोड़कर जाएगी। इतना कह वो अपने कोट को चेयर से उठा अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। एपिसोड 170 रोहन की जेलस विद किस। कबीर इंटेंशनली मिरर में आयशा को देख रहा था। वही आयशा मिरर में कबीर को देखा। उसकी नज़रों की तपिश को अपने ऊपर महसूस कर वह रजिस्ट नहीं कर पाती। वह तुरंत अपनी आंखें नीचे कर लेती है। वही कबीर जी एकटक आयशा को देखते हुए अपने हाथ उसके पेट पर रख सहलते हुए उसके कानों में अपनी गर्म सांसें कर हल्का हल्का लिखकर बोला, प्रिंसेस मैं सिर्फ इस वक्त खुद कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन हमारी वेडिंग की फर्स्ट नाइट तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल होने वाली है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसे सुन आयशा तुरंत पीछे पलट कबीर के सीने में घुस जाती है। उसकी कान गाल इस वक्त पूरे लाल हो चुके थे। वह कबीर की ऐसी बातें सह नहीं कर पा रही थी। जिसे देखा कबीर अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है। कबीर आयशा की खुली हुई बैक में अपने हाथ चल रहा था। वही दूसरी तरफ के अंपायर में रोहन मीटिंग अटेंड कर रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है, लेकिन वह इग्नोर कर देता है। आधे घंटे बाद रोहन केबिन में जाता है, तब उसका फ़ोन दोबारा रिंग करता है। जिसे देख रोहन फ़ोन को पिक करता है। तभी दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बोला जाता है जिसे रोहन की पकड़ फ़ोन पर कस जाती है। वह फ़ोन को पटक बोला, इस लड़की की इतनी हिम्मत जो मुझे छोड़कर जाएगी। इतना कह वो अपने कोट को चेयर से उठा अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद रोहन की कार एक जोरदार ब्रेक के साथ रोही के फ्लैट के आगे रुकती है। रोहन गुस्से से कार का दरवाजा खोल रोही के फ्लैट की ओर बढ़ जाता है। वह सीध से हो जैसे ही उसकी फ्लैट के सामने जाता है तो उसकी आंखें सामने का नज़ारा देख उसकी आंखें सख्त हो जाती है, क्योंकि सामने जयेश रोही का हाथ पकड़े हुए था और वही रोही के हाथ में सूटकेस था। जिसे देख रोहन के हाथों की मुट्ठी कस चुकी थी। वह अपने कदम तेजी से उनकी ओर बढ़ाया। वही रोही जयेश से अपना हाथ छुड़ाने हुए बोली, छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसे देख जयेश इरिटेट हो बोला, अरे मेरी माँ कुछ दिन की बात है, अपने घर में रख लेना। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। बस कुछ दिन की बात है। इतना कह जयेश रोही के हाथों को पकड़ लेता है, साथ ही रोही से रिक्वेस्ट कर रहा था। इन बीच में दोनों काफी ज्यादा करीब आ गए थे। इस चीज को देख उन्हें फर्क पड़े नहीं, लेकिन किसी और को गुस्सा दिलाने के लिए काफी था, जिससे वह दोनों अनजान थे। तभी रोहन उनके करीब जा रोही के बाजू को पकड़ अपनी ओर खींचता है। वहीं इसके लिए रोही तैयार नहीं थी और वही जय हैरानी से अपने सामने की ओर देखा। वही रोही सीधा रोहन के सीने में जा टकराती है। वही रोहन रोही की कमर पर अपनी पकड़ टाइट कर जयेश को अपनी जलती हुई नज़रों से घूर के दिख रहा था। वही जयेश हैरानी से रोहन को देख रहा था। तभी वह होश में चिल्लाते हुए बोला, यह क्या बदतमीजी है।
छोड़ो उसे, इतना कह वो अपना हाथ आगे बढ़ा रोही को पकड़ने को होता है। तभी रोहन उसके हाथों को बीच में मजबूती सी पकड़ रोक लेता है। रोहन दहाड़ा, उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। वही रोहन के ऐसे पकड़ने से जयेश के हाथों में दर्द हो रहा था। जयेश दर्द में रोहन को देख बोला, मिस्टर रोहन आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ, क्या बदतमीजी है। जी से सुन रोहन जयेश के हाथों को झटक देता है। अपनी बाहों में रोही को जलती हुई नजरों से देख दांत पीस बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? वही रोही हैरानी और नासमझी से रोहन को देखी, लेकिन आगे वह कुछ बोल पाती तभी रोहन ऐसा कुछ करता है जिससे रोही और जयेश दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि रोहन ने जयेश के सामने रोही के होठों से अपने होंठ जोड़ उसे किस करने लगता है, जिसे रोही पहले तो शौक हो अपनी आंखें बड़ी कर रोहन को देखी, लेकिन रोहन के होठों को अपने होठों पर हरकत करता देख रोही होश में आ वह इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। वो तुरंत रोहन को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन उसके दोनों हाथों को पकड़ बुरी तरह उस पर हावी हो रहा है। वही जयेश रोहन को इस तरह रोही को किस करता देख घूरते हुए बुदबुदाया, जलन कुकड़ा कहीं का। इतना कहते हुए वो अपना सूटकेस पकड़ वहां से चला जाता है। वही रोहन अपनी मनमानी कर उसी तरह पेशेंट हो किस कर रहा था, उसके होठ सोना के निचले होठ को खींच सककर। इस वक्त रोहन रोही के होठों को किस करने से ज्यादा बाइट कर रहा था। वही रोही को अब सांस नहीं आ रही थी, वो रोहन की बाहों में ढीली पड़ चुकी थी। तभी रोहन रोही के होठों को छोड़ देता है, जिसके साथ रोही गहरी गहरी सांस लेते हुए रोहन के सख्त सीने में जा गिरती है। तभी रोही उसके सीने पर मुंह मारते हुए बोली, कमीने यू बास्टर्ड, तुमने क्या किया? तुमने जयेश के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा था? वही रोहन जयेश का नाम रोही के होठों से सुन फिर उसे गुस्सा आ जाता है। वो रोही के बालों को मजबूती से पकड़ उसका चेहरा ऊपर की ओर उठा रोही आंखों में देख दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? जिसे सुन रोही हैरानी से रोहन को देखी। वो अपने बालों को छुड़ा बोली, आह रोहन छोड़ो, दर्द हो रहा है और भागने की क्या बकवास कर रहे हो? जिसे सुन रोहन रोही के दोनों बाजुओं पकड़ झंझोड़ते हुए दांत पीस बोला, तुम अभी अपने उस आशिक के साथ यहाँ से भागने का प्लान बना रही थी, मुझसे छुटकारा पाने का प्लान बना रही थी। ये कहते वक्त रोहन का चेहरा रोही के चेहरे के बहुत करीब था। जिसे सुन रोही घूरते हुए रोहन के आंखों में देख अपने बाल छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो, और मैं भाग नहीं रही थी। जयेश मेरे यहाँ रहने आ रहा था, क्योंकि उसके घर वाले उसकी शादी के लिए उसे फोर्स कर रहे थे। जिसे सुन रोहन के सख्त चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदलते। वो उसी तरह उसे घूरते हुए बोला, झूठ। रोही उसी तरह घूरते हुए रोहन की आंखों में हुए देख बोली, तो इसे तुम्हें क्या मैं झूठ बोलूं? ये सच, और तुम्हारा मुझ पर हक क्या है जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं? छोड़ो मुझे। इतना कह वह रोहन के हाथों को अपने बालों से झटकती है। वही रोहन अपने हाथों को घूरे देख रोही को घूरते देखता है। वही रोही रोहन को इग्नोर कर फ्लैट के अंदर चली जाती है। वही रोहन जाती हुई रोही को गुस्से से देखते हुए बोला, इस लड़की की इतनी हिम्मत मुझे इग्नोर करे, इसकी तो। इतना कह वो उसके पीछे चला जाता है। वही रोही डोर को जल्दी से बंद करने को होती है, लेकिन रोहन अपने हाथ को बीच में ला डोर बंद करने से रोक डोर को पकड़ लेता है। जिसे देख रोही जबरदस्ती डोर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन दरवाजे को मजबूती से पकड़ उसे खोल देता है, जिसे रोही झटके से डोर से दूर हो जाती है। जिसे देख रोही गुस्से से बोली, तुम करना क्या चाहते हो? वही रोहन रोहित की बातों को सुन भी अनदेखा कर फ्लैट के अंदर चला जाता है। फ्लैट के अंदर जा हाल के सोफे पर बैठ जाता है। वही रोही रोहन के पीछे आते हुए आराम से सोफे पर बैठा रोहन को देख चिल्लाते हुए बोली, तुम करना क्या चाहते हो? रोहन रोही की बातों को इग्नोर करते हुए आराम से सोफे बैठे हुए अपने कोट को उतार सोफे के कोने पर रख रोही की तरफ देख ऑर्डर भरे लहजे में बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, वह भी गरम गरम, जाओ मेरे लिए डिनर बनाओ। जिसे सुन रोही रोहन को घूरते हुए देख अपने कमर पर दोनों हाथ रख बोली, क्यों, मैं तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं? जाओ अपने घर जाकर खाना। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? निकलो अभी ये से। वही रोहन घूरते हुए रोही को देख रहा था, साथ ही उसमें आए बदलाव को, जो उसके सामने कुछ बोलने भर से डरती थी, आज उसकी बातों का जवाब भी दे रही है और उसे यहाँ से भागने तक की हिम्मत कर रही है। रोहन अपने सामने खड़ी रोही के हाथों को पकड़ अपनी ओर खींचता है, जिससे रोही सीधे रोहन के गोद में जाकर गिरती है। उसके नाजुक हाथ रोहन के सीने पर थे। उसका चेहरा रोहन के चेहरे से बहुत करीब था।